Okay, so good afternoon. In this lecture we are starting the thermodynamics. तो केमिस्ट्री के 11th के नीट के यहाँ से हमने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया. ये उसका पहला लेक्चर बना रहे जो कि जेई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है. अगर थर्मोडायनामिक्स पे आप बहुत अच्छे से काम करोगे सो यू कम टू नो दैट कि थर्मोडायनामिक्स केवल हमें 11th में ही नहीं पढ़ना है, ये केमिस्ट्री में 12th में भी है और फिजिक्स में भी है. ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स वेरिएंट के टाइप मिलेगा और केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो कुछ रिएक्शन, एंथैल्पी, एंट्रोपी इस टर्म के आएगी, थर्मोडायनामिक्स के लॉ पढ़ने को मिलेंगे. सो दिस इज रियली आईएमपी टॉपिक. ये जो आदमी दिख रहा है ये मैं खुद हूँ. ठीक है ना, फोटो में थोड़ा सा अलग दिख रहा हूँ लेकिन ओके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला काम क्या है, जब हम जेई नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता चाहिए कि किस टॉपिक पे ज़्यादा हाथ मारना है. हाथ मारना है मतलब किस पे ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना है. ये 10 साल का ट्रेंड है, 10 ईयर्स का. तो यहाँ पे कुछ आईएमपी टॉपिक है जैसे थर्मोडायनामिक्स टर्म एंड एप्लीकेशन. थर्मोडायनामिक्स की जब हम दुनिया में जाते हैं तो उनकी टर्म सीखना ज़रूरी है. अब कैसे सीखना ज़रूरी है, अगर मानो हम जापान में चले जाते हैं तो हमें उनका सीखना पड़ेगा. अब इंडिया में कोई आएगा और भाई कैसा ऐसा मिलेंगे हम, जापान में आपको मिलना नहीं है. क्या करना है, उनकी भाषा कैसे ऐसे हाथ खड़े रखना है, हो चो ये है ना, सुजुकी समुराई नो प्रॉब्लम कर देना है उनको खाली. आर यू अंडरस्टैंडिंग. तो थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में भी उनकी टर्म्स और उनकी भाषा सीखनी जरूरी कि हीट किसे कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं, सराउंडिंग किसको कहते हैं, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, ये हम बातें पढ़ेंगे. उसके बाद हम डेल्टा यू के बारे में बात करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा एच के बारे में बात करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी. ठीक है, फिर चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस के बारे में बात करेंगे. 12th के केमिस्ट्री में भी पढ़ना ही है, स्टेट बोर्ड में वगैरह तो आता ही है. एंथैल्पी के चेंज पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सबसे मज़ेदार टॉपिक है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये सारे टर्म्स है और काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं. सो फर्स्ट नंबर पे आप देखोगे ना 37 और 36, लगभग 37% पूछा गया टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स टर्म एंड देयर एप्लीकेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकंड नंबर का जो पॉइंट है ना वो लगभग 26% पूछा गया है, वो है एंथैल्पी चेंजेस. तो ये दो टॉपिक पे हम फोकस करेंगे. एंड थर्ड लगभग ये भी 40% पूछा गया है, स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसका मतलब ये जो तीन टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा एमपी होने वाले हैं और तीनों पे हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है. चलो नेक्स्ट. अब थर्मोडायनामिक्स है क्या और थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए. पहला ही लेक्चर है तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं, हीट एनर्जी है क्या, हीट कहाँ से कहाँ जाती है, हीट को कैसे दिमाग में सेट करना है. पढ़ना नहीं है, दिमाग में क्या करना है, फिक्स कर लेना है. चलो हेडिंग लगाते हैं. थर्मो, थर्मो थोड़ा गैप दे के लिखना, डायनामिक्स, डायनामिक्स. थर्मो मतलब रिलेटेड टू हीट, रिलेटेड, रिलेटिव नहीं, रिलेटेड टू हीट. डायनामिक मतलब मोशन वाला, डायनामिक मतलब मोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, दूसरी जगह, सिंपल वर्ड में कहूँ ना इंग्लिश में, दूसरी जगह पे जाने वाली चीज़ है, मतलब मोशन वाली चीज़ है. अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ ना कि ट्रांसफर होना, क्या होना, ट्रांसफर. अगर हम वर्ड को डिकोड कर लेना तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा हमारे. थर्मो मतलब हीट रिलेटेड, हीट. व्हाट इज हीट, हीट, हीट मतलब गर्म नहीं, हीट मतलब हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस. हिंदी में क्या कहते हैं भाई, गर्मी या ठंडापन. हीट का मतलब केवल गर्म नहीं होता, हीट का मतलब क्या होता है, ठंडा भी हीट है और गर्म भी हीट है. हीट का मतलब केवल गर्म नहीं है ना, आपने गर्म चीज में हाथ डाल दिया, अरे चटका लग गया, ये हॉटनेस हो गया. जब मानो आपने बर्फ लिया और यहां लगा, मजा आया सर, तो बस वो मजा आना भी क्या है, कोल्डनेस. दोनों भी हीट ही है. हमने हमारे हिसाब से टेम्परेचर ज्यादा को बोल दिया कि गर्म है. हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दिस इज कंबाइंडली कॉल्ड एज हीट. इफ यू टच एनी कोल्ड बॉडी इट इज अगेन ट्रांसफर ऑफ हीट. अगर आप गर्म चीज को हाथ लगाओगे तो वहां भी हीट है ही. लेकिन हीट की एक बहुत मजेदार बात क्या है, हीट हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होती रहती है, ट्रांसफर. इसी के बेसिस पे थर्मोडायनामिक्स के कुछ प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे. आई बात समझ में. तो इस चीज़ों से, इन टर्म से हमें हीट समझना है. थर्मो मतलब भाई हीट, हीट रिलेटेड, हीट के बारे में. और डायनामिक्स मतलब मोशन, और मोशन में क्या है, हीट मोशन करेगी, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें ऑलरेडी बचपन से पता है, बस थोड़ी सी इंग्लिश झाड़ेंगे और मजा लूटेंगे अंग्रेजों की तरह. थर्मोडायनामिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी.
थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है? एनर्जी के अलग अलग फॉर्म एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज रियली आईएमपी। और किसके बारे में पढ़ा जाएगा? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? हीट का या एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाना। मोस्ट कॉमनली हीट इनटू वर्क, और ज्यादा से ज्यादा हम किसके बारे में बात करेंगे? हीट और वर्क के। मतलब हीट लेके हमें वर्क करना है। व्हाट इज हीट? हीट एनर्जी। अगर आपको हीट वर्ड बोलना है ना तो हीट अकेले मत बोलना, हीट को क्या बोलना है कंप्लीटली? हीट एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप क्या कर सकते हो? वर्क, बिकॉज हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। कीप इन माइंड ऑलवेज। मैंने लास्ट वाले भी केमिस्ट्री का जब लेक्चर बनाया था हमने, तो हमने फिजिक्स का जो लेक्चर लिया था वर्क पावर एनर्जी, वहाँ भी जब वीडियो हमने प्रिपेयर किए तो मैंने सिखाया था हीट वर्क और एनर्जी को अलग मत समझो। वर्क और एनर्जी क्या है? हमेशा सेम ही है। वर्क और एनर्जी अलग हो ही नहीं सकते। वर्क को क्या बोलते हैं हम? काम। और एनर्जी को क्या बोलते हैं? शक्ति। अब सोचो तो सही, अगर आपको कोई भी काम करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? शक्ति की। अगर आप में शक्ति है तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी काम। और अगर हम फिजिक्स के थ्रू भी डायमेंशन चेक करें तो LMT देख लो, लास्ट टाइम भी बताया था LMT डायमेंशन देखो 2 1 -2 2 1 -2, हेंस प्रूव ये दोनों भी सेम है। वही तो बात मैं बता रहा हूँ। हमें क्या देखना है? हीट और वर्क का रिलेशन देखना है, एंड वाइस एंड वर्सा। सो इफ यू हैव हीट यू कैन डू वर्क, इफ यू ऑलरेडी डन वर्क सो इट मीन्स यू हैव हीट। तो एनर्जी थी तो वर्क करो, और वर्क करना है तो एनर्जी ढूंढो। अब हो सकता है कि हम किसी को हीट दे, किसी को हीट दे मतलब क्या दे? हीट एनर्जी दे। तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल के साथ जाएंगे। मैं पहले आपको सिखाता हूं ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है। अब हीट ट्रांसफर आपको कहीं ढूंढना नहीं है, किचन में जाना है हीट ट्रांसफर। बहुत सारे चैप्टर जो होते हैं ना किचन में ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कि बॉयल, चार्ल्स, गेलू, सैकला। बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर ही बॉयल, चार्ल्स को आप देख सकते हो, है ना। ऐसे फील करो कि बॉयल्स और चार्ल्स आपके कॉलेज के ही दोस्त है, तो आपको फील आएगा अच्छे से। हीट ट्रांसफर करते हैं। मानो कि मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? पानी गर्म कर रहा हूँ। तो नहाने धोने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, उसमें भी हमें नहाने का वर्ड पकड़ना है। धोने वाले वर्ड को यहाँ पे प्रोनाउंस करके वीडियो में मजा नहीं आएगा। मतलब नहाने के लिए मैंने ऐसा धोते ना हाथ पैर, ठीक है। मानो कि ये मेटल का बर्तन है, लेकिन मैं इस मेटल की जो ये थिकनेस है ना, इसको जूम कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इसको जूम करता हूँ। पॉट को यहाँ आग लगेगी ना, मानो कि ये पॉट का पिछवाड़ा है, यहाँ आग लगेगी ना उसको, तो उस पिछवाड़े को ही मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। मानो कि ये उसकी थिकनेस है, ये वाले पॉट की थिकनेस। इसको लिख देता हूँ स्टील वेसल। और यहाँ पे हम आग लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? आग। इसको समझ जाओ, हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ये हमारे लिए आग है, लेकिन बर्तन के लिए क्या है? ये क्यू। क्यू मतलब हीट एनर्जी। हीट नहीं बोलने का, आप क्या बोलने का? हीट एनर्जी। क्योंकि एनर्जी बोलते हम एक लॉ याद करेंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। हमें ये दिमाग में आना चाहिए। ये हीट एनर्जी है। और एनर्जी मिलना अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है। जैसे इंसान को अगर सोचो कि कोई बंदा आ जाए और वो कहे कि सॉरी सर मैंने आज होमवर्क नहीं किया, मैं तुरंत मेरे जेब से ऐसे 10,000 का बंडल उसके मुंह पे मार के फेंकूं, तो उसको गुस्सा भी आएगा और खुशी भी होगी। मतलब मैं होमवर्क ना करूं तो सर कितने मारते हैं? 10,000 के बंडल। वो दूसरे दिन आया, सर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों होमवर्क नहीं किया, मैं 10,000 के 2 बंडल उसके मुंह पे मारे, तो वो इतना खुशी से पागल होगा, वो कभी होमवर्क नहीं करेगा। पैसा मिलना जैसे इंसान के लिए खुशी की बात है, वैसा हिट मिलना भी क्या है? खुशी की बात। और याद रखना एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी लेवल से कहां जाना पसंद करती है? लो के पास। हाई से कहां जाती है? लो के पास। देखो ये बर्तन जो है ना, फोकस करना, अभी पूरा कंसेप्ट आएगा। ये बर्तन जो है ना छोटे छोटे एटम से बना है। किससे बना है? छोटे छोटे एटम से। डायरेक्टली हम लॉ पे नहीं जाएंगे, छोटे छोटे एटम से। ये एकदम चिपके हुए हैं, लेकिन आपको समझे इसके लिए मैं ऐसे दूर दूर बता रहा हूँ। और इसको क्या मिल गई? हीट मिल गई। जैसे ही ये हीट एनर्जी मिलती है, ये एटम अपनी पोजीशन पे क्या होते हैं? वाइब्रेट। अपनी पोजीशन पे क्या होंगे? वाइब्रेट होने लग जाएंगे, वाइब्रेट होने लग जाएंगे। सर क्यों क्यों होंगे? भी उसका भी जवाब है अपने पास। एक एग्जांपल लेता है। मानो कि किसी मेटल के बेंच पे 4-5 दोस्त बैठे हैं और मैं यहाँ दूर साइड में खड़ा हूँ और उनकी बातें चुपके से सुन रहा हूँ। इंसान की आदत होती है लोगों की बातें सुनना। और ये एक दूसरे को बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। ये बोल रहा है कि मर जाऊंगा ना तेरी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, ये बोल रहा है तेरे लिए जान दे दूंगा, ये बोल रहा है तेरा हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। बॉय बॉय को ही बोल रहा है, मतलब ठीक है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, मतलब जबरदस्त दोस्ती है। मेरे मन में तुरंत एक थॉट आया, अरे
एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इनकी दोस्ती तोड़ देते हैं। दोस्ती तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी। तो मैंने छुपके से पीछे से गया और उनके नीचे ना थोड़ा सूखा हुआ घास डाल दिया, पेपर वेपर कुछ डाल दिए, और उसको क्या लगा दी? आग। क्या लगा दी? आग। अब आग का जो पहला चटका है वो भी इस एरिया में बैठने वाला है जो बैठना नहीं चाहिए। और मैं तुरंत सामने आ गया, मैंने उनको बोला मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, तुमने कहा कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में दोस्त तो तोड़ूंगा नहीं। अब बताओ को कितना हाथ में हाथ पकड़ के बैठेंगे? मैंने उनका दोस्ती की कसम है, हिलना मत। वो अपनी ही जगह पे क्या करेंगे? उछलेंगे, क्योंकि उनको उछलने लायक एनर्जी नीचे से मिल रही। अब सोचो अगर एटम को भी ऐसी एनर्जी मिलेगी तो एटम वही जगह पे बैठेगा या उछलना पसंद करेगा? भैया एनर्जी जब मिलती है ना, पैसा मिलता है तो इंसान भी उछलता है। एटम को एनर्जी मिली होगी, क्या होगा? उछलेगा। लेकिन इसका उछलना बाजू वाले को लगेगा, अरे क्या हुआ, तू क्यों उछल रहा है? बोले एनर्जी मिली, ये खुशी में ये भी उछलेगा। तो ऐसे सारे एटम क्या होंगे? उछलते रहेंगे। सर हमें दिखते नहीं, भाई नहीं दिखेंगे। तो दो एटम जब उछलेंगे तो एक दूसरे पे क्या होंगे? रगड़ेंगे। क्या होगा? फ्रिक्शन। अगर आप ऐसा हाथ करो और फ्रिक्शन आपको फील हो तो देखना, जब फ्रिक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? टेम्परेचर। तो यही टेम्परेचर पानी के एटम में जाएगा। कहाँ जाएगा? पानी के एटम में। अब ये पानी के जो एटम है वो ब्लू कलर से बताते हैं, ये ब्लू ब्लू पानी के एटम। सब ब्लू क्यों? क्योंकि एक गाना सुना है मैंने, आज ब्लू है पानी पानी, तो हम भी आज ब्लू है पानी पानी का एग्जाम्पल लेंगे। तो पानी के एटम भी एटम है और उनको भी क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो भी क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होगा? टेम्परेचर। सो फ्रिक्शन कॉज जनरेशन ऑफ टेम्परेचर। और इस तरह पानी क्या होगा? गर्म। लेकिन ऊपर का जो पानी का मोलेक्यूल है वो तो ठंडा है ना। वैसे तो मोबाइल ने स्टूडेंट को भी ठंडा कर दिया आजकल, लेकिन हमारी बात चल रही थर्मोडायनामिक्स पे, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा ही देखता हूँ सर बस। तो ठंडा पानी और नीचे कौन सा पानी है? गर्म पानी है। गर्म मतलब मानो इस पानी का टेम्परेचर नीचे के मोलेक्यूल का हो चुका है 70 डिग्री और ऊपर का कितना हो चुका है? अभी भी वो ठंडा ही है 30 डिग्री। अब क्या होगा? ठंडा जो पानी है वो कहाँ आने की कोशिश करेगा? नीचे। और गर्म पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। सर ये तो दिखता नहीं है, कैसे आपको कैसे? अरे भाई मुरमुरा आता है, पास्ता आता है जो हल्के फुल्के चीज़ रहती है ना, यहाँ एक मुरमुरा डाल दो, आप जब पानी गर्म करोगे ना ये देखोगे कि मुरमुरा है ना ऐसा गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? ठंडा पानी कहाँ जाता है? हम पानी को तो ट्रांसपेरेंट है ना, तो ये बताता है कि ठंडा पानी कहाँ जा रहा है? नीचे। और नीचे वाला पानी कहाँ आ रहा है? ऊपर। अगर मैं ये आपको ये कह दूँ अरे द्वारका पे 100 या 10-10 हज़ार बांट रहे गरीबों में, तो कितने लोग यहाँ क्लास में बैठेंगे? आप सोचेंगे यार 10,000 के लिए खुद को गरीब बोलने में क्या बुराई, तुरंत भागोगे आप। उसी तरह जहाँ एनर्जी कम है वो चीज़ें एनर्जी ज़्यादा है वहाँ जाती है। तो एनर्जी हमेशा याद रखना हाई पॉइंट से कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? लो पॉइंट। वही तो वो लूप बता रहा है। तो एनर्जी ऐसे ही होती है। आग देने से पानी गर्म नहीं हुआ, आग देने से क्या हुआ? एटम वाइब्रेट हुए। वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। वही हीट एनर्जी पानी को लगती है, उसके एटम भी वाइब्रेट होते हैं। तो क्या मैं ये बोलूँ कि यहाँ की जो हीट एनर्जी है वो यहाँ से क्या हो गई है? ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड एज हीट ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड एज हीट ट्रांसफर। एंड हीट इज व्हाट? एनर्जी। सो एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये फंडामेंटल अगर दिमाग में आ गया है तो आपको समझ गया। अगर ये नहीं आया है तो आपको बोरना बेटा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ खाना चाहिए ताकि एनर्जी आप में मेंटेन रहे। और आएगा, इतना हार्ड भी नहीं है। आई बात समझ में? मतलब इतना चिंदी सा फर्क है। क्लियर है ये? मेरे ख्याल से ओके, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है भाई थर्मोडायनामिक्स है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के अलग अलग रूपों के बारे में स्टडी करना। दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब मोशन वाली हीट, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली हीट। अगर ये भी नहीं समझा तो और एक चिंदी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है? एक मेटल का रॉड है और यहाँ पे हम उसको आग लगा रहे हैं। तो जब ये लाल हो जाएगा इधर तो धीरे धीरे, अगर हमने यहाँ पे पकड़ के रखा है, इफ़ यू होल्ड दैट रॉड इन वन हैंड, तो कुछ समय के बाद वो हीट आपको फील आएगी। इसका मतलब हीट यहाँ दी थी और वो एक पॉइंट से क्या हो गई? अगले पॉइंट तक ट्रांसफर। कैसे? जो थ्योरी अभी बताया ना उसी थ्योरी से आप लगा सकते हो थ्योरी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे भागते। होप आपके दिमाग में आ गया होगा, ये काफ़ी IMP है। द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच डील्स विथ, ऐसी ब्रांच जो किसके बारे में स्टडी करते? केमिकल चेंजेस एंड केमिकल सब्सटेंस। ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस। हीट के कारण केमिकल में आया हुआ चेंज, हीट के कारण केमिकल सब्सटेंस में आया हुआ चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल थर्मोडायनामिक्स। हीट के कारण केमिकल में अगर चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन में चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है स्लो होती है, उसका पूरा स्टडी किस में किया जाता है? केमिकल थर्मोडायनामिक्स में। और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे? केमिकल थर्मोडायनामिक्स। सर हमें ओरिजिनल थर्मोडायनामिक्स पढ़ना, फिजिक्स में पढ़ने का फिजिकल थर्मोडायनामिक्स।
जब केमिस्ट्री पर अगर किसी केमिकल पे हीट देने के कारण रिएक्शन फास्ट होती है, स्लो होती है, एनर्जी बढ़ती है, घटती है, वो एंट्रोपी दिखाती है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी जाएगी, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हो गया बैशन, अच्छा लगा, मजा आया, हाँ ओके। आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, ये सबको आता है, धीरे धीरे आ जाएगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, क्या करना है, फंडामेंटल्स ऑफ। अब मानो कि हमें पढ़ाई करनी तो हमें कुछ वर्ड बोलने पड़ेंगे, तो कुछ 3 टाइप के वर्ड है, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब क्या होता है, मानो कि किचन में गैस पे मम्मी क्या कर रही है कि भाई खिचड़ी बना रही है, खिचड़ी सबकी फेवरेट है। चलो यहाँ पे आग लग रही है, आग के लिए लाल कलर दे देता हूँ मैं ताकि आपको आग समझे, आग लगा दी, ठीक है ओके। अब घर में क्या क्या है, घर में बहुत सारी चीज़ें, ये पूरा घर है, लेकिन हीट मिल किसको रही है, हीट हम किसको दे रहे हैं, प्रेशर कुकर को। किसको दे रहे हैं हम, कुकर नहीं, किसको दे रहे हैं, प्रेशर कुकर को। गलती से भी आज के बाद इसको कुकर बोलने का नहीं, ठीक है, इसको क्या बोलने का, हमेशा प्रेशर कुकर। इफ योर मॉम सेड कि कुकर गैस पे रखा है बंद कर दे, मम्मी को बोले कुकर नहीं प्रेशर कुकर। साइंस के बच्चे हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना, आई बात समझ। ये सिस्टम है। अब यहां देखो, इन दिस पार्ट द यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एवरी चेंज इच कैन बी रेगुलेटेड एज द रेगुलेटेड एंड स्टडीज। इंग्लिश में जबरदस्त झाड़ा है उसने, लेकिन उसको समझते हैं। हम जिस पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जिस पे भी हम हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और या जिसको हीट मिल रही है, केवल उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। क्या बोलते हैं हम, सिस्टम। कोई भी हो, हीट का मतलब आग ही नहीं, हीट का मतलब फ्रिज का स्टडी करना भी थर्मोडायनामिक्स ही है, क्योंकि हॉटनेस एंड कोल्डनेस हीट होती है। फ्रिज के बारे में जब स्टडी किया जाता है तो थर्मोडायनामिक्स में किया जाता है। जब हम गैस पे स्टडी करते हैं उसके टेम्परेचर चेंज की वजह से, तो इस पे जिसको हीट मिल रही है या जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको क्या बोलना है, सिस्टम। सिस्टम छोड़ के बाकी की जो भी पूरी दुनिया है उसको क्या बोलना है, सराउंडिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, सराउंडिंग। द ऑब्जेक्ट और द पार्ट ऑन विच वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, on which we are studying, that part is called as what, system। जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हीट मिल रही है, जिससे हीट छीनी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम। वो छोड़ के जितना भी कुछ है, मानो आपकी मम्मी चाय बना रही है या खिचड़ी बना रही ना, तो ये क्या है आपके लिए, सिस्टम। और आपका पूरा घर, पूरी दुनिया क्या है अब, सराउंडिंग। ठीक है, तो आपकी सिस्टम क्यों, क्योंकि इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये बाकी की पूरी दुनिया है वो क्या है, सराउंडिंग। याद रखना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। सर ऐसे क्या नाम है, बस ऐसे मजा आता है इन लोगों को, हमें भी मजा ही आना चाहिए। ये सिस्टम होगी और सराउंडिंग होगी, और दोनों मिलके क्या होता है, यूनिवर्स। मतलब अगर चाय बन भी रही है, मानो एक केटली है, एक क्या है, एक केटली है, तो इसमें चाय बन रही है, तो आप चाय का एक्सपेरिमेंट किसके कर रहे हैं, केटली पे, तो केटली को हीट मिल रही है, तो ये आपके लिए क्या है, सिस्टम। और आजू बाजू का पूरा जो भी माहौल है वो क्या है, सराउंडिंग। अगर मैं तीसरी यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रही है, सिस्टम भी दिख रही है और आजू बाजू का वातावरण भी दिख रहा है। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स। ये मत बोलना सर यूनिवर्स तो गैलेक्सी वगैरह होती, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, उसका ही सोचो, गैलेक्सी में मत जाओ, बिना पैराशूट के तो जाओ ही मत। So this is called as system on which we are investigating, on which we are studying. It may be cooker, it may be a kettle of your tea, it may be a refrigerator, है ना, कुछ भी हो सकता है। जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस चीज़ को क्या बोलना है, सिस्टम। वो छोड़ के बाकी जो भी कुछ है उसको क्या बोलना है, सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो होता है वही क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम में यूनिवर्स होता है। उसके बाद बाउंड्री, और एक कंसेप्ट है बाउंड्री, चिंदी वाले कंसेप्ट है, अ रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट अ सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। ये एक ऐसा इमेजिनरी या रियल एक कोई इंटरफेस है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है, सेपरेट। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपली बाउंड्री। तो थोड़ा इमेजिनरी टाइप ऑफ कंसेप्ट है। तो 3 कंसेप्ट समझ गए यहाँ पे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, और बाउंड्री क्या आती है, रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे कि भाई ये कुकर की ये वाला पार्ट, इसके ऊपर हीट लग रही है और इधर क्या है, बाहर एयर, तो ये वो बाउंड्री है जो कुकर को और एयर को क्या करती है, सेपरेट। आई बात समझ, वो बाउंड्री है। मतलब हीट एक्सचेंज हो कहाँ से रहा है, बाउंड्री से। हीट एक्सचेंज हो कहाँ से रहा है, बाउंड्री से। क्योंकि देखो यहाँ जो कुकर गर्म है ना, तो यहाँ की आजू बाजू की हवा भी क्या होगी, गर्म होगी।
आई बात समझ में? इस बात को समझने की कोशिश करो। मानो अगर ये कुकर है और ये गर्म हो भी रहा है, तो इसके आजू बाजू की ये जो हवा के मोलेक्यूल है ना, वो भी क्या होंगे? गर्म। तो वो हवा कहाँ से छीन रहे? इस बाउंड्री से, क्योंकि आग इसको लगने से मेटल क्या हो रहा है? गर्म। और ये हवा यहाँ आती है, थोड़ी सी उसको टच करती है, हीट लेती है और चली जाती है। आई बात समझ में? जैसे बोन फायर पता है आपको, हम कभी ठंडी के दिनों में लकड़ियाँ जला देते हैं, ठीक है? तो ये बोन फायर है। अब अगर हमें ठंडी बज रही है तो हम आग में नहीं कूद जाते हैं, केवल ऐसे हाथ लगाते हैं। आहा, कैसी आवाज है? आहा, मतलब हम क्या छीनते हैं? हीट। या ऐसा हमारा हाथ पकड़ के डालते, अरे बाप रे लाल हो गया, ऐसा नहीं करना है हमें। जब हम यहाँ हाथ रखेंगे तो वो हीट हवा से ट्रांसफर होगी और हमारे बॉडी को लगेगी। तो आप आहा बोलो। कुछ लोग इस पे भी बेकार बेकार तरीके से खड़े रहते हैं। अब वो यहाँ पे बताना सही नहीं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं करना चाहिए ऐसे काम, ठीक है? आई बात समझ में? इतना दिमाग में आ गया? हो गया थर्मोडायनामिक्स डेफिनेशन, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, ठीक है? पहले लेक्चर में हम बेसिक बेसिक चीज़ों पे ही ध्यान देने वाला है। टाइप ऑफ सिस्टम, किस किस टाइप की सिस्टम होती है? हेडिंग लगा दो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ मास, एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी, इसके ऊपर हम एक सिस्टम बनाएंगे। पहला टाइप का सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। सिस्टम in which exchange of mass and energy simultaneously। ऐसी सिस्टम कि जिसमें मास भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, ऐसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? खुल्लम खुल्ला सिस्टम, मतलब ओपन सिस्टम। जैसे कि ऑन अ टेबल देयर इज अ कप ऑफ टी, कप ऑफ हॉट टी। एक टेबल पे, टेबल तो नाम के लिए, एक हमने गरम चाय रख दी। अब देखो गरम चाय रखते ही आपको ये दिखेगा कि चाय में से पानी की जो बूंदे हैं ना, वो भाप के स्वरूप में, इन टर्म्स ऑफ स्टीम, निकल जाएगी। जब पानी से, चाय से स्टीम निकलती है, मतलब कौन निकलता है? चाय में के पानी के छोटे छोटे कण चाय को छोड़ के जा रहे हैं। क्या जा रहा है? पानी के कण, एटम चाय में से निकल जा रहे हैं। इसका मतलब चाय ज़्यादा थी ना, तो अगर वो ठंडी हो रही है तो उसमें से कौन निकल जाता है? पानी। तो चाय का मास जो है वो घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा। सर थोड़ा ही घटेगा, लेकिन भाई घटेगा तो जरूर। तो इसका मतलब चाय का मास क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। किसके साथ एक्सचेंज हुआ? सराउंडिंग के साथ। किसके साथ एक्सचेंज हुआ? सराउंडिंग के साथ। क्या सराउंडिंग को पसंद आएगा? क्योंकि चाय के कप का टेम्परेचर है 80 डिग्री और बाकी की जो हवा है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री। आप मुझे बताओ ऐसे कंडीशन में क्या होगा? एनर्जी एक्सचेंज। क्या होगा? एनर्जी एक्सचेंज। याद रखना, जहां ज्यादा एनर्जी है हमेशा वो कहां जाएगी? कम के पास। वाई? नेचर हमेशा एक ही चीज पे बिलीव करता है। हमेशा किस पे बिलीव करता है? इक्विलिब्रियम पे। किस पे? इक्विलिब्रियम। गाउठी भाषा में अगर समझना है तो बैलेंस। नेचर हमेशा ये सोचेगा, अच्छा कप 80 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर कितना? 30 डिग्री, है ना? क्या ये एकदम अच्छा बात है? नहीं, ये तो अनइक्वेलिटी हुई। तो नेचर क्या करेगा? उसको इक्वल करेगा। क्यों करेगा नेचर? यही नेचर का काम है। अगर मानो कि पानी गर्म है और उसमें आप हाथ डाल दो, तो आपको पानी ये थोड़ी सोचेगा नहीं ये इंसान है, ये बहुत अच्छा है, ये दिन रात मोबाइल नहीं देखता है। चटका लगेगा या नहीं लगेगा? आई बात समझ में? मानो आपने बहुत महंगा कुकर खरीद के लाया, बहुत महंगा, और कुकर को आपने बोला, देखा मैंने तुझे खरीदा है, ईमानदार रहना मेरे साथ, और कुकर को गैस पे रख दिया। कुकर को कहाँ रख दिया? गैस पे। मस्त खिचड़ी बिचड़ी बन गई, एकदम मजा आया आपको। ये आपका खुद का कुकर है, आपके मेहनत के पैसे से लाया गया कुकर है, काफी गर्म कुकर है, और खिचड़ी इतनी जबरदस्त बन गई ना, मजा आ गया। और आपने खुशी खुशी में उसको चूम लिया। थैंक यू माय कुकर, थैंक यू सो मच। आपने उसको मॉ कर दिया। मॉ मतलब वो पप्पी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऐसा। तो जैसे ही आप ये देखोगे, क्या वो कुकर, मैं लिपस्टिक नहीं लगा रहा उसको, क्या वो कुकर ये मानेगा कि नहीं नहीं इस आदमी ने खरीदा, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये वो है, ये है, वो है? वो ये सोचेगा कि इसके जो लिप्स है इसका टेम्परेचर है केवल 15 डिग्री और कुकर का टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री। क्या ये इंसाफी या ना इंसाफी है? ना इंसाफी है। अगर ये आदमी बंगाली होगा या ये कुकर बंगाली हो के बोलेगा, ये ना चल बे,
ये तुरंत अपनी हीट एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दिया, उसको। अब बाकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मरेगा ना वो, फुकट में मरेगा। तो भाई टेम्परेचर को फीलिंग नहीं होती है, जहां ज्यादा है वहां से एनर्जी कहां चली जाती है, कम के पास, क्योंकि नेचर का काम क्या है, बैलेंस करना, बस वही चल रहा है। तो जब चाय ओपन सिस्टम में होती है, चाय की पहले से स्टीम बाहर निकलती है, स्टीम मतलब पानी, इसका मतलब चाय का मास क्या हुआ, धीरे धीरे कम। दूसरी बात, थोड़े समय के बाद देखोगे ना, चाय में जो हीट थी, गर्म बना था, जो हॉटनेस था, वो भी कम हो जाएगा। तो क्या निकल गया, आपकी एनर्जी। ये जो खुले में जो भी चीज रखते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम, जिसमें मास भी चला जाता है और एनर्जी भी चली जाती है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। आई बात समझ में, बस इतना सिंपल है। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सिस्टम इन विच ओनली exchange of system in which only exchange of energy but not mass। ऐसा सिस्टम की जिसमें केवल और केवल एनर्जी ही एक्सचेंज हो, मास नहीं एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, क्लोज सिस्टम। जैसे कि वही चाय, लेकिन इस बार हमने उस पर जो अपना नीचे की बशी थी, नीचे का जो प्लेट था, उसको क्या कर दिया, ऊपर से लगा दिया। अब क्या होगा, कप के बॉडी के थ्रू, कप की बॉडी के थ्रू क्या होगा, हीट निकलेगी, कप के बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगी, हीट निकलेगी। लेकिन चाय की ना स्टीम तो बनेगी जरूर, चाय की स्टीम बनेगी जरूर, लेकिन वो वापस क्या लगेगी, ऊपर वाली प्लेट पे, और वापस कंडेंस होके किस में गिर जाएगी, पानी में। तो बताओ, क्या चाय के अंदर का जो पानी था वो निकल पाया? इसलिए जब भी आप चाय पीने जाओ तो उसको बोलना, बेटा थोड़ा खुला रखना, ताकि पानी पानी जो उसने आपको देख के डाला है ना, वो निकल जाए। तो क्लोज सिस्टम में क्या एक्सचेंज हो गया, क्या चला गया, आपकी हीट एनर्जी चली गई, लेकिन मास गया क्या, नहीं, जाने वाला था वापस पानी में आके पानी के फॉर्म में गिर गया। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज सिस्टम। सर ये सीख के हम क्या आचार डाले, नहीं ना भाई। थर्मल फ्लास्क पता है, जिसको आप थर्मास बोलते हैं, वो बिजनेस क्यों चल रहा है, इसकी वजह से तो चल रहा है। आप थर्मल फ्लास्क या थर्मास को यूज क्यों करते हो, ऐसी बॉटल कि जिसमें गर्म चाय गर्म रहनी चाहिए या ठंडी हो जानी चाहिए, तुरंत गर्म रहनी चाहिए, उसमें ठंडा पानी क्या रहता है, ठंडा, गर्म चीज क्या रहती है, क्यों होता है। द नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज of mass as well as एनर्जी। ऐसी एक सिस्टम जिसमें मास भी ना जाए और एनर्जी ना जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि फ्रिज, फ्रिज से आपको क्या उम्मीद है, सर फ्रिज ऐसा होना चाहिए ना, तो बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं चाहिए और अंदर की ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए, तो फ्रिज वैसा ही है। सर 100% है ना, 100% दुनिया में कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन फ्रिज तो आपको चीज़ों को ठंडा रखने में मदद करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ बाहर अंदर क्या डाल के रखा है, कुशन डाल के रखा है, ताकि वो इधर की हीट इधर ना जाने दे। व्हाट इज यूज ऑफ थर्मल फ्लास्क, you get this kind of bottle where they filled some non-conducting materials. What they filled, some non-conducting material. Let us take an example of some sheet या some ऐसे मटेरियल भी आते हैं पॉलीप्रोपिलीन की तरह, जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। आई बात समझ में। अगर आप यूरोप या उस साइड में जाते हो जहां हमेशा बर्फ वगैरह होता है ना, तो हम जो बारिश में जैकेट पहनते हैं ना, अभी इंडिया में यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर हम 30-35 डिग्री में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको है ना पॉलिस्टर से बने हुए या पॉलीप्रोपिलीन से बने हुए ऐसे जैकेट देते हैं कि जिससे ठंडी हवा आपके बॉडी को ना लगे। वो भी किसका एग्जाम्पल, वो जैकेट जो है, वो जैकेट जो है ना, वो जैकेट वो किसके एग्जाम्पल है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम का। इसका मतलब इस चाय की केटली को बाहर से ठंडी ठंडी हवा लगेगी, ये चाय अंदर जो गर्म है ना, इस बॉटल को गर्म करेगी, लेकिन इसकी गर्मी ना बाहर जाएगी ना इसका ठंडापन अंदर आ पाएगा। तो ये कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड। बेस्ट एग्जांपल फ्रिज है, थर्मल फ्लास्क है, या ऐसे जर्किन है, सियाचिन में हमारे आर्मी के जवान वहाँ दिन रात काम कर रहे हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर, -40 डिग्री, -30 डिग्री, तो भाई उनको ठंडी ना लगे, इसलिए कौन सी सिस्टम बनानी पड़ती है, आइसोलेटेड सिस्टम। उनके टेंट बनाए जाते हैं, उनके टेंट कैसे होते हैं, ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि यहाँ भले ही ठंडी हवा लगे, लेकिन वो अंदर की गर्म हवा को ना छू पाए। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम। सो ओपन सिस्टम, बेस्ट एग्जांपल ओपन चाय का कप, क्लोज सिस्टम जिसपे ढक्कन दे देते हैं, क्लोज सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम तो ये रियल लाइफ में। सो ऑलवेज फोकस ऑन रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हमें उस सिस्टम को समझा दे। लेकिन क्या ये 100% है ना, 100% आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता।
या करेगा भी तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो डिस्कवर हुआ है, नहीं हुआ है मतलब हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक टाइप की सिस्टम है। ओपन में क्या क्या एक्सचेंज होता है, मास एनर्जी दोनों भी चले जाते हैं। क्लोज में क्या होता है, केवल एनर्जी जाती है, मास बचा रहता है। और आइसोलेटेड में न मास भी जाता नहीं और एनर्जी भी जाती नहीं है। डेफिनेशन वाइज, प्रैक्टिकल वाइज 100% थर्मल फ्लास्क में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा चाय गर्म रहेगी, लेकिन 10 दिन के बाद आओगे तो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉसेस होते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से ये टॉपिक काफ़ी चिंदी और आराम से आपके दिमाग में आ गया होगा। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में डालो या मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टाइप का सिस्टम है, इस पे कभी कभार सवाल आ जाते हैं या स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी के एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे हमने देखा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, हमने ओपन क्लोज और उस टाइप की सिस्टम देखी। अब दूसरे टाइप से उसका देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब ये कैसे बना है। पहला आता है होमोजीनियस सिस्टम और नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस सिस्टम। काफी चिंदी टॉपिक है, लेकिन फंडामेंटल क्लियर हो इसके लिए हम उसको समय दे रहे हैं। अ सिस्टम हैविंग यूनिफॉर्म नेचर थ्रू आउट एंड कंसिस्ट वन फेज ओनली। ऐसी सिस्टम की जिसमें एक ही टाइप का सिस्टम लगाया हुआ है, हैविंग अ यूनिफॉर्म नेचर थ्रू आउट द सिस्टम, इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। आई बात समझ में? होमोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम अलग अलग ना हो। जैसे कि ये पाइप है, पाइप जिसमें से गर्म पानी ले जाया जाएगा। इस पाइप से क्या ले जाया जाएगा? गर्म पानी, और इसको हर जगह हीट दी जा रही है। तो यहां जितनी आग मिल रही है उतनी ही आग या हीट हर जगह मिल रही है। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सिस्टम। जितना पानी यहाँ गर्म होगा उतना ही यहाँ गर्म होगा, उतना ही यहाँ गर्म होगा। तो थ्रू आउट जो पानी बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर क्या होगा? सेम। अगर ऐसा ना हो और ऐसा हो कि केवल यहीं पे आग लगाई गई है, यहाँ पे आग लगाई गई है, बाकी यहाँ ठंडा पानी आ रहा है, तो पानी इतना ही गर्म होगा। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो होमोजीनियस सिस्टम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानो फ्रिज है, मानो क्या है? फ्रिज। फ्रिज में आप देखो ऊपर एक डीप फ्रिज होता है जिसमें बर्फ वगैरह बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डीप फ्रिज। तो डीप फ्रिज में हमारी क्या उम्मीद होती है? यहाँ बर्फ जमा हो। क्या जमा हो जाए? बर्फ। सर बर्फ का मजा ही अलग आता है। अरे अब ग्लास नहीं बना, बर्फ का मजा ही अलग होता है। तो क्या जहाँ पे हमें टोमेटो, वेजिटेबल्स है ना, जो बाकी चीजें रखनी, उसको भी बर्फ बनाना है या नॉर्मल टेम्परेचर पे? नॉर्मल। सो दे कीप हियर 4 डिग्री सेल्सियस। On the upper side in the deep freeze they maintain below 15 डिग्री, -15 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लोगों को क्या खाना है? बर्फ। और डॉक्टर को बाद में पैसे देने ही देने, इतना बर्फ खाओगे तो मरोगे। सो क्या बताओ, यहाँ पे थ्रू आउट द सिस्टम सेम टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा निगेटिव टेम्परेचर है, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है 4 डिग्री में। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रो मतलब भाई एक ही सिस्टम में अलग अलग टेम्परेचर है, सेम कंडीशन में। तो भाई घर के अंदर है heterogeneous system, a system which is not uniform throughout and consists of more than one phase। तो फेज अलग अलग है ना इसमें, कहीं पे टेम्परेचर को कम रखा है, कहीं पे ज्यादा रखा है। सो ये फ्रिज बनाने वाली कंपनियों में भी थर्मल वाले इंजीनियर लगते हैं जो थर्मोडायनामिक्स में मास्टर एमटेक वगैरह करता है। ठीक है, क्या यहाँ पे हमें एक ही टाइप का सिस्टम चाहिए? क्या नहीं। अगर मार्केट में मुझे रेफ्रिजरेटर बेचना है तो अगर मैं एमआर हूं तो मैं बोलूंगा देखिए हमारे कंपनी ने, कौन सी कंपनी है? मानो लल्लू नाम की कंपनी है, लल्लू रेफ्रिजरेटर। सो के आई एम एमआर ऑफ लल्लू रेफ्रिजरेटर सिस्टम। तो कोई कस्टमर आएगा, मैं बोलूंगा अरे आइए आइए दीदी, उसका हस्बैंड तुरंत देखेगा दीदी तो बोल रहा है मतलब मुझे जीजा बना रहा है, कोई बात नहीं, मुझे प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे अगर आप बर्फ रखोगे ना, पानी रखते ही बर्फ मिलेगा। बोले अरे भैया क्या बढ़िया है। यहाँ आप एप्पल रख देना, एप्पल केला वगैरह, खराब नहीं होगा दीदी, 15 दिन चलेगा। बोले यार 15 दिन, वाह। यहाँ पे आप टमाटर, आलू, गोभी ये रख देना। ये फिर उसका हस्बैंड आके पूछेगा सर वो कुछ बॉटलें वगैरह, हाँ या बॉटल रख दो, एकदम चिल, मजा आएगा आपको। यहाँ पे हर लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया गया है ताकि कस्टमर जैसा ही मजा दिखेगा कि यहाँ तो सब काम होने वाले, ये प्रोडक्ट तुरंत बेचा जाएगा। इसका मतलब कौन सी सिस्टम है? हेट्रोजीनियस। हो सकता है कुछ जगह पे हमें होमोजीनियस सिस्टम चाहिए, मतलब केक बन रहा है ओवन में, क्या बन रहा है? केक बन रहा है ओवन में, है ना। किसका केक बना रहे? मानो जैन सर का, मेरा ही केक, विक्की जैन सर हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा केक है। तो मानो कि यहाँ पे ना केवल यही पे हीट लग रहा है पकने के लिए,
और यहाँ पे हीट ही नहीं लग रहा है, क्या टेम्परेचर सेम है? नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ का केक ही पका हुआ मिलेगा और यहाँ का कच्चा मिलेगा, क्या आपको ऐसा चलेगा? इस सिस्टम में आपको क्या चाहिए? होमोजीनियस, हर जगह पे सेम। सो दिस इज अ सिंपल डिफरेंस। होमोजीनियस मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग कंडीशन होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से वैसे डिजाइन किए जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स? यस, ऐसा मन में बोलना है और आगे बढ़ना है। आया बात? एकदम जिंदी है, रोक के आराम से उसको छाप लेना। सो ऑलरेडी डन। नेक्स्ट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम समझ गया? अब हम प्रॉपर्टी वाइज उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है? हेडिंग लगा दो, एक्सटेंसिव एंड नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका है ना पहला सबसे जो जुगाड़ होता है ना, वो इस एक्सटेंसिव का ना मीनिंग ढूंढ लेता है। अगर ये मीनिंग समझ गया है ना, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बाह्य। क्या बोलते हैं उसको? बाह्य। बताता हूं, इतना हेवी वर्ड भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। मतलब एक्सटर्नल, क्या होता है? एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, बाहर से जो मैटर करती है। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किस पे डिपेंड करने वाली होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। भाई वो चीज कितनी ली है उस पे डिपेंड करती है। कंटेन इन द सिस्टम आर कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब वो जो गुण है वो किस पे डिपेंड है? मास पे। किस पे डिपेंड है? मास पे, वॉल्यूम पे, एंथैल्पी पे। एंथैल्पी का मतलब ये लेना है यहाँ पे एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है सेपरेशन। वो समझाऊंगा जब ये टॉपिक आएगा, तब की बात है। उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। एक्सटेंसिव मतलब क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी कि जो किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर मतलब वो चीज कितनी ली गई है। आई बात समझ में? कितनी ली गई। जैसे कि अगर मैं यहां पे कोई चीज लेता हूं, आई बात समझ में, और उसका मास ले लिया मैंने, मानो 1 kg। कितना लिया? 1 kg। आई बात समझ में? तो 1 kg या 1 kg या 1 लीटर ले लेता हूँ, मास है तो मास। मानो 1 kg दूध लिया है, वैसे तो हम लीटर में लेते हैं, लेकिन मानो मैंने वजन करके 1 किलो ले लिया। तो इसको अगर मुझे गर्म करने में 10 मिनट्स लग रहे हैं उसी सेम टेम्परेचर पे, तो बताओ अगर मैं 2 kg अगर ले लूंगा, 2 kg, तो आप मुझे बताओ क्या उतने ही समय में वो गर्म हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं, समय लगेगा। तो किस पे डिपेंड है भाई? मास पे डिपेंड है। दूसरी कुछ चीज होती है वॉल्यूम पे डिपेंड। आई बात समझ? कुछ चीजें होती है एंथैल्पी, एनर्जी पे डिपेंड। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो केवल किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। समय लगता है कुछ चीज बनने को। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। इस पे डिपेंड ही नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, कितना भी मैटर ले लो। जैसे कि अगर मेरे पास 1 बूंद पानी है, 1 बूंद पानी, 1 बूंद, ठीक है, बूंद लिख देता हूं, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 बूंद ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल वाटर है तो कितने डिग्री पे आएगा? 100 डिग्री। नाउ आई हैव टैंकर ऑफ पानी, पूरा टैंकर भर के पानी लाया मैंने, बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है फिर भी? 100। सर एक बूंद का भी 100 और एक टैंकर भर पूरा पानी, ओशियन भर भी पानी ले लिया, सॉल्ट मत मानो उसमें, तो कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही बता रहे, प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अमाउंट, कितना लिया है उस पर डिपेंड नहीं है। उसकी बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा क्या? कभी नहीं। ये कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। इस पे कभी कभार सीईटी में सवाल आ जाता है, सीईटी में। और सवाल ये होता है कि आपको कुछ चीजें दी होंगी और पूछेंगे बताओ ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव। याद रखना, मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। अभी मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा इसको, नेक्स्ट वाले वीडियोस या लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है और ये सबसे मजेदार है, इस पे बहुत सवाल आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कितना है उस पर डिपेंड नहीं है, कितना है उस पर डिपेंड नहीं है। ये किस पे डिपेंड है भाई? ये जितना मैटर रहेगा उसका मास, वॉल्यूम, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये कोई भी कंडीशन में अपनी वैल्यू क्या रखेगा? हमेशा सेम। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड मोलर एंट्रोपी। ये वो चीजें वो किसके अंडर आती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। और ये वो चीजें जो किसके अंडर आती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। इसको याद रखना, ये नाम हमें याद रखनी चाहिए। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसके अंडर आएगा, इंटेंसिव के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदल सकता। जैसे कि मानो ये पानी है, मैंने थोड़ा पानी ले लिया और मैंने पूरा ओशियन भर के पानी ले लिया, ठीक है, सेम पानी दोनों में। अब अगर मैं यहाँ पे लाइट रो थ्रो करूंगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मैं निकाल लूंगा आराम से। सबको पता है, स्नेल्स लॉ सबने यूज किया है, साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। तो जब वो चैप्टर आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेंड होने की वैल्यू, कितना झुका, उसकी वैल्यू को मराठी हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताओ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा या यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, सेम। पानी कितना लिया उस पे नहीं, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। आई बात समझ में? तो कुछ चीजें बदलती नहीं है। आई बात समझ में? आप जब बेबी थे तो मम्मी को क्या बोलते थे, माँ। तो जब बेबी थे तो भी वो मम्मी थी, और आप बड़े हो गए तो भी क्या है, मम्मी है। और एकदम आप बूढ़े हो जाओगे तो भी आपकी मम्मी कौन रहेगी, आपकी मम्मी रहेगी। तो कुछ चीजें समय के साथ बदलती नहीं। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कीप इन माइंड which are the extensive, mass, volume, enthalpy, internal energy, entropy और Gibbs range. What are the intensive? Intensive are some temperatures, pressure, density, refractive index, equilibrium और blah blah blah, ये सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव। एक्सटेंसिव चीजें क्या होती है, एडिशन करने से बढ़ जाती है। एक्सटेंसिव चीज एडिशन करेंगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ना वो एडिटिव नहीं होती। अगर पानी एक बूंद है तो टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट का 100। अगर मैं उसमें 2 लीटर डाल दूँ तो भी बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, 100। तो भाई ये कुछ चीज़ें जो है ना वो एडिटिव नहीं रहती। अब पानी बढ़ाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट नहीं चेंज होगा, वो नॉन एडिटिव है, ऐड नहीं होगी। और एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है ना वो ऐड हो जाती है। जैसे कि मास, अगर मैं 1 किलो मेरे पास आम है और उसमें और 1 किलो डालूँ तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ चीज़ें एक्सटेंसिव वाली चीज़ें एडिशन होती है, बढ़ाने के बाद उसकी चीज़ें मास बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ये सब बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता है। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इफ डिफाइन फॉर द डेफिनाइट वॉल्यूम ऑफ अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मोलर मास के टर्म में अगर हम उसमें और मोलेक्यूल ऐड करेंगे तो मोलर मास उसका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाए, तभी जाके वो वैसा काम करेगी, क्योंकि मोलर एंट्रोपी उसकी वजह से चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया ना हमारा, ये भी हो गया, नेक्स्ट ये भी हो गया। सॉरी 2 मिनट, क्यों शिफ्ट हो रहा है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस लाइन को अंडरलाइन करना, सीटी में पूछा जा सकता है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो कीप इन माइंड एक्सटेंसिव याद होना चाहिए, मास वॉल्यूम है ना, ये सब कुछ याद होना चाहिए। तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशियो लोगे कभी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी आईएमपी नोट्स है जो आपको आराम से एक बार लिख लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शंस के बारे में। स्टेट और पाथ फंक्शंस क्या होता है। अब देखो, हमें जब फंक्शंस के बारे में बात करना पड़ेगा तो हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर समझते हैं। प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड टू डिफाइन अ पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक स्टेट एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। स्टेट फंक्शन क्या होता है। अब स्टेट होगा क्या, मानो ये एक चेंबर है और उसमें गैस भरा है। क्या भरा पड़ा है, एक चेंबर है और उसमें क्या भरा पड़ा है, गैस। अब गैस है तो गैस को कैसे दिखाऊंगा मैं, मोलेक्यूल से। चलो इसके ऊपर बात करते हैं। गैस अगर है कोई चीज में तो गैस के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रेशर। गैस के पास क्या होगा, प्रेशर। गैस के पास क्या होता है, अगर आप बलून में गैस भर देते हो तो ये बलून फूगा हुआ क्यों है, व्हाई दैट बलून इज ब्लोन, बिकॉज आप बोलोगे सर गैस। गैस के मोलेक्यूल क्या करते हैं, इस बलून के कंटेनर पे, बलून के जो वॉल है उस पे क्या लगाते हैं, हर साइड से लगभग सेम प्रेशर। लगभग क्या, प्रेशर से पास्कल लॉ क्या बताता है, वॉल के कंटेनर पे हमेशा क्या रहेगा, सेम प्रेशर। तो ये प्रेशर है जो गैस देता है। मतलब प्रेशर मतलब क्या, फोर्स अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो गैस है, ये गैस का मोलेक्यूल यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा है। प्रेशर ही फोर्स है, लेकिन कैसा फोर्स, पर्टिकुलर एरिया पे लगाया हुआ फोर्स। और क्या है, सर उसने इतनी जगह ऑक्यूपाई की है, तो क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम। तो गैस के अगर आप बलून लोगे तो उसमें क्या मिलेगा, प्रेशर। और बहुत सारी हवा है ना, कैसे गिनोगे, वॉल्यूम में। और क्या होगा,
टेम्परेचर। और क्या होगा सर, बहुत सारे आइटम है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो गई उसकी चीज है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, स्टेट फंक्शन। स्टेट मतलब क्या, स्थिति, स्टेट मतलब उसकी स्थिति। और उसकी स्थिति को जानने के लिए हमें किन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, अगर मैं कैसा हूं या मेरी कैसी स्थिति है, कंडीशन है, वो जानने के लिए आप क्या क्या पूछोगे, सर आपकी तबीयत ठीक है, हाँ ठीक है, सर पैसे वगैरह पगार वगैरह अच्छा मिलता है, हाँ, बीवी बच्चे अच्छे, हाँ। तो जैसे इंसान के बारे में ये नॉर्मल सवाल है, तो आपको किसी भी थर्मोडायनामिक चीज को अगर जानना है तो उससे क्या सवाल पूछोगे, भैया प्रेशर कितना है, तेरा वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर वगैरह कितना है, और कितने मोल तेरे में वो एटम या गैस भरा हुआ है। ये हो गए उसके स्टेट के फंक्शन। स्टेट मतलब उसकी स्थिति को दिखाने वाले या उसकी स्थिति के बारे में जानकारी देने वाली चीजें। आई बात समझ में? स्टेट फंक्शन मतलब क्या, उसकी कंडीशन के बारे में जानकारी देने वाली चीज है। तो अगर एक चेंबर में गैस भरा पड़ा है तो गैस किसके बारे में बात कर रहा है, गैस के साथ ये जो हवा है हमारे सर पे हमारे ऊपर है, ये हम पे क्या लगा रही है, प्रेशर। जब हवा यहाँ से जाती है आसपास होती है तो हमें क्या लगाती है, प्रेशर। पूरे अर्थ के आजू बाजू में क्या है, गैस भरा पड़ा है, तो वो क्या है भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आकार, इतनी जगह पे हवा भरी पड़ी है। सो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इसके बारे में। अगर मैं इस सिस्टम को आग लगा दूं, इस कंटेनर को मैं नीचे से क्या लगा दूं, आग, तो यार ये सिस्टम में क्या तहलका मच जाएगा, गैस के मोलेक्यूल धीरे धीरे भागेंगे या फास्ट भागेंगे। अगर घर में आग लग जाएगी तो लोग धीरे धीरे निकलेंगे, अच्छा आग लगी मेरे घर में, ओके चल आग बाय, है बाय, सब जला देना अच्छे से, मैं जल रहा हूं। नहीं भाई, ये मोलेक्यूल्स भी इधर उधर फटाफट भागेंगे, तो उनकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या प्रेशर सेम होगा, ये अब एटम धीरे धीरे टकरा रहे थे और हर जगह पे सेम प्रेशर रख रहे थे। अब ये दनादन टकराएंगे और प्रेशर की वैल्यू को क्या कर देंगे, बदल देंगे। पहले का प्रेशर P1 और अब का नया प्रेशर P2। क्या वॉल्यूम वही रहेगा, नहीं, वॉल्यूम भी चेंज होने की कोशिश करेगा, V2। क्या टेम्परेचर सेम रहेगा आग लगाने के बाद, नहीं, T2। नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे, फिर भी सेम। So when you apply the temperature, when you give the temperature or when you withdraw the temperature, its state may changes. स्टेट क्या हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं है, नहीं सर आप यहां से आग लगा रहे हो ना, मजा नहीं आएगा, आप इधर से आग लगाओ। अरे भाई कहां से भी आग लगाओ, रास्ते पे डिपेंड करता नहीं है। ऐसे फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, यहां से आग लगाओ, यहां से लगाओ, यहां से लगाओ, यहां से लगाओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। व्हेन यू प्रोवाइड द हीट बाय एनी साइड, इट्स प्रेशर, इट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस। सो इंडिपेंडेंट ऑफ बाय विच द स्टेट इज अटेंड इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। और इसके कारण जो उसकी स्थिति बदल जाती है, इसको क्या बोलते हैं, उसके स्टेट के फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन, जो उसकी कंडीशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और गैस हो या कोई भी चीज हो, उसमें क्या आएगा, एक तो प्रेशर आएगा, वॉल्यूम आएगा, टेम्परेचर आएगा, और उस चीज के कितने मोल लिए आपने, उसके बारे में बात आएगा। थोड़ा फिजिक्स के बारे में जानकारी ज्यादा होगी इसमें, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे टेम्परेचर। और एक भूल गया ना, इंटरनल एनर्जी। सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो गॉड गिफ्टेड बाय डिफॉल्ट एनर्जी उसके पास है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और उसको हम दिखाते हैं सिंबल यू से। किससे दिखाते हैं, यू से। पहले वो गैस के मोलेक्यूल धीरे धीरे जा रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर, और जैसे ही आग लगी दनादन भागने लग गए। तो बताओ, ये धीरे चल रहे और ये फास्ट जा रहे, तो इंटरनल एनर्जी बदली या नहीं बदली, बदल गई। तो कितनी बदली, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ये हो गई इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज। सर मुझे देखना है ऐसी इंटरनल एनर्जी चेंज होते हुए, बस घर जाओ, पानी ले लो, सुबह सुबह मम्मी पानी या चाय गर्म करेगी। देखो पहले जो चाय बनाती है ना मम्मी, जब गैस ऑन करती तो चाय एकदम शांत रहती है, उसमें दूध और पाउडर डालते हैं। जैसे ही कुछ समय में देखोगे ना, तो चाय ऐसी खोलती हुई दिखती है। सो टी स्टार्ट बॉइलिंग। तो बताओ, मोलेक्यूल पहले शांत थे चाय के, अब क्या हुआ उछलने को, नहीं वो सर अपने को चाय बनाने की ना, इसलिए वो डांस कर रहे। ना रे भाई ना, क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया, उसका वॉल्यूम बदल गया। पहले चाय यहाँ थी, लेकिन मम्मी गर्म करती तो ऊपर ऊपर आती। क्यों ऊपर आती है सर, वो इसलिए आता है ताकि वो हमारे होठों तक पहुंचे, फिर हम ऐसा पिए, है ना। ये आम जिंदगी जी रहे हो आप। कौन सी जिंदगी, आम। सर आम का सीजन तो चला गया, नहीं वो आम नहीं भाई, ये नॉर्मल जिंदगी। क्या बदला, उसका वॉल्यूम बदल गया,
हीट देने से क्या बदलता है, वॉल्यूम। अगर इस चैप्टर को और मजे से सीखना है तो 3 लॉ आपको आने चाहिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसैक लॉ, और ये तीनों ने मिलकर क्या बनाया, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये तीनों लॉ पढ़ने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किचन के अंदर ही ये सब लॉ आप पढ़ सकते हो। तो जब समय आएगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी बदल जाती है, पहले मोलेक्यूल धीरे थे, आराम से घूम रहे थे, हाथ लगाने के बाद तेजी से। मानो अभी हम क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में क्या बैठे हैं, और मानो सबके बेंच के नीचे कागज डाल के आग लगा दी जाए, तो क्या आप इतने ही शांत बैठोगे या उछलोगे? क्या आप ये सोचोगे नहीं नहीं सर ऐसे भागेंगे तो सर को धक्का लग जाएगा, सर गिर जाएंगे? आप मेरी चिंता करोगे या खुद की डैश डैश की रक्षा करोगे? आई बात समझ? हर एक को अपना अपनी तशरीफ बचाने की पड़ी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? तो भाई जब हम स्टेट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट फंक्शन, मीन्स उसकी कंडीशन के बारे में। विच पैरामीटर? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी वगैरह, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। दिस इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। याद रखना, प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू डिफाइन द पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक स्टेट एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ फंक्शन, अब ये पाथ फंक्शन क्या होता है भाई? जो डिपेंड करता है पाथ पे। वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन, वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू अटेनिंग द स्टेट। पाथ पे भी डिपेंड करता है, जैसे वर्क और हीट। क्या होता है? वर्क और हीट, ये पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे वर्क है, वर्क तो सबको पता है ना, वर्क किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। आई बात समझ में? जैसे कि कोई चीज़ का वर्क करना है, जैसे कि मुझे बात करनी है आइसक्रीम बनाने के बारे में, क्योंकि हीट देना पड़ेगा। आइसक्रीम में पहले क्या करेंगे, एक बाउल लिया जाएगा, कढ़ाई वगैरह लिया जाएगी, उसमें दूध डाल दिया जाएगा, कंडेंस पाउडर डाल दिया जाएगी, फ्लेवर डाल दिया जाएगा, और उसको काफ़ी गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद ये थोड़ा सा कम होगा। तो पहला पाथ क्या हुआ? वी प्रोवाइड द हीट टू मिल्क, कंडेंस मिल्क, जो पाउडर आता है, काजू बादाम जो भी डाल दिया। अभी लोकल बनाने की तो वहाँ पे शेंगदाने डाल देना, है ना, लोकल टाइप की आइसक्रीम बनानी। तो उसके बाद उस जो लिक्विड बनेगा उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही किस में डाल दो? फ्रीज में। तो ये पाथ पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली दूध को फ्रीज में डालोगे ना तो दूध कंडेंस हो जाएगा, आइसक्रीम बनेगी नहीं। पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पहले ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा। आई बात समझे? ठीक है। सो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। और पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट, यहां से इस चैप्टर का असली मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा। और हमें क्या चाहिए? अर्जेंटली क्या चाहिए हमें? मजा। तो अर्जेंट मजे के लिए प्लीज हेडिंग लगा दो, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। चलो हेडिंग लगाओ एकदम, जिसको मजा चाहिए ना, लो मजा लूटो अब। नेक्स्ट, अब ये जो आता है ये थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में। तो ये 4 प्रोसेस जो है ना बहुत आईएमपी, और इसके ऊपर ही मेजॉरिटी सवाल आपको आएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये सारी जानकारी दे के रखी है। पहला, और बहुत इजी है, शांति से समझना, क्योंकि जब हम थर्मोडायनामिक्स का लॉ पढ़ लेंगे ना तो ये मजेदार होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट, बदलने का नहीं, बदलने का नहीं, ये मीनिंग है इसका। आइसो का मतलब क्या होता है? बदलेंगे नहीं, सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या सेम रखेंगे? थर्मल। क्या सेम रखेंगे? थर्मल। हीट एनर्जी को बदलेंगे नहीं। ऐसी प्रोसेस, मतलब ऐसी प्रोसेस कि जिसमें हमने शुरुआत में जो हीट दी ना लास्ट तक वही हीट देंगे। शुरुआत में जो हीट दी ना लास्ट तक वही हीट देंगे। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज द वन इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा टी। टी नहीं, डेल्टा टी। क्या रहेगा? कांस्टेंट। टी कांस्टेंट नहीं, डेल्टा टी। सर मतलब क्या होता है? मानो आप जब बेबी थे, बच्चे थे, ठीक है ना, तो मम्मी ने आपको, जब हमें दूध पिलाया जाता है तो पहले क्या करती मम्मी? भाई दूध गर्म कर लेती है ताकि भाई उसके बैक्टीरिया मर जाए, फिर बॉटल में डाल के बच्चे को दे देती है। तो ये हीट लगा दी, और यहाँ का टेम्परेचर था कि दूध गर्म करने के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया। तो ये इनिशियली कितना मेंटेन रखा? 60 डिग्री। तो वैसे तो वो नॉब घुमा के हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मम्मी ने क्या डिसाइड किया, या जो काम कर रहा है उसने डिसाइड किया 60 डिग्री पे रखेंगे। अब दूध धीरे 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 गर्म होना स्टार्ट हो रहा है, तो मम्मी ने या उस आदमी ने इस टेम्परेचर को बदला ही नहीं। जब स्टार्टिंग की तो 60 डिग्री था, और लास्ट तक दूध गर्म भी हो गया तो भी टेम्परेचर कितना रखा? 60 डिग्री।
प्रोसेस कंप्लीट हो गई, समय लगा, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, स्टार्टिंग में जितना था एंड में भी उतना है, तो टेम्परेचर में कितना चेंज किया गया? किया ही नहीं ना सर, 60 रखा, लेकिन मैथ से निकालना पड़ेगा व्हाट इज डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कितना है भाई फाइनल? 60, और शुरुआत में भी कितना था? बीच में कहीं चेंज किया ना, तो कंप्लीट प्रोसेस में टेम्परेचर कितना बदला गया? दिस इज नॉट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बदला गया, डेल्टा की वैल्यू क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। बदल ले तापमान, क्या तापमान को बदला गया? नहीं, तो आंसर कितना है डेल्टा टी का? डेल्टा टी का जीरो आना मतलब टेम्परेचर जीरो नहीं है, टेम्परेचर में कितना चेंज किया गया? जीरो। टेम्परेचर जीरो नहीं, टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज कितना किया? किया ही नहीं, किया ही नहीं, जितना स्टार्टिंग में रखा था उतना ही लास्ट में रखा। इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर जीरो। इसका मतलब गलती से टेम्परेचर जीरो मत लेना, टेम्परेचर है लेकिन शुरुआत में जितना था फाइनल उतना है, तो टेम्परेचर का अगर सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर। आई बात समझ में? कोई आदमी ना कॉलेज में मौज मस्ती करता है, थ्रू आउट द लाइफ भी मौज मस्ती करता है, तो बताओ उसने लाइफ में क्या चेंज किया? कुछ भी नहीं, पहले भी मजे करता था, बाद में भी मजे ही कर रहा है, तो कितना चेंज हुआ उसमें? जीरो। मैं भी मजे करता था कॉलेज लाइफ में, अब सीरियस हो चुका हूं, तो कितना चेंज हुआ? पहले की मजे माइनस अब का सीरियसनेस, वही चेंज हुआ। पहले का टेम्परेचर और लास्ट का टेम्परेचर कोई बदलाव है? नहीं। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल सिस्टम में टेम्परेचर कहीं बदला गया? नहीं। तो टेम्परेचर का चेंज, व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान का, तापमान में किया गया बदलाव। अगर जीरो है, तापमान में अगर बदलाव करते ही नहीं, जीरो रखते हैं, मतलब टेम्परेचर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट, तो ऐसी सिस्टम को क्या बोला जाएगा? आइसोथर्मल। आइसो मतलब बदलने का नहीं, सेम रखने का, कांस्टेंट रखने का, आइसो का मतलब होता है ये, हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब भी कोई बंदा या जब भी कोई प्रोसेस में तापमान को बिल्कुल नहीं बदला जाता, दूसरी भाषा में ऐसी प्रोसेस कि जिसमें तापमान को क्या रखा जाता है? हमेशा सेम। तापमान को क्या रखा जाता है? हमेशा सेम। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, बदलने का नहीं, चेंज नहीं करने का। बारीक मतलब सॉरी जो बारीक बिरीक लोग रहते क्या वो? नहीं, बारीक मतलब बार। बार मतलब सर शाम को आज बार मतलब वो नहीं है, तो आप फिर नंदुरबार है ना, ये ऐसे बार नहीं। बार मतलब प्रेशर। बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। सर बदल दिया, बदला नहीं मैंने, वही मतलब है, मैं क्यों बदलू, है ना। मैं भी छी कुछ बुरे विचार के विद्यार्थी भी यहाँ, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आइसो मतलब सेम, कांस्टेंट, बदलेगा नहीं। वहां तापमान नहीं बदला और यहाँ क्या नहीं बदलेंगे हम? प्रेशर नहीं बदलेंगे। बार का मतलब होता है प्रेशर, रिलेटेड टू प्रेशर। वाह का है भैया, रिलेटेड टू प्रेशर। आइसो मतलब कांस्टेंट, सेम। ऐसी प्रोसेस की जिसमें हम टेम्परेचर बदल देंगे, वॉल्यूम भी बदल देंगे, लेकिन क्या नहीं बदलेंगे? प्रेशर नहीं बदलेंगे। इन विच इट इज द वन इन विच द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर को क्या रखेंगे हम? कांस्टेंट। प्रेशर को हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट रख देंगे। लेकिन याद रखना, ये चैप्टर तभी दिमाग में आएगा व्हेन यू लर्न अबाउट द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसैक लॉ। मतलब थोड़ा भी प्रोनाउंस में भी थोड़ा दिक्कत आता है। बॉयल्स मजा आता है ना, चार्ल्स और स्टैंडर्ड लगता है। चार्ल्स लॉ है ना, मतलब ठीक है, जैसे इंडिया में संदीप, पप्पू, लल्लू है ना, मुन्नू, ऐसे नाम होते हैं। इनके नाम देखो, बॉयल्स, चार्ल्स, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट की बात नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम, इनमें अलग अलग नाम है। चलो ओके, सब अच्छे, मानो कि हमारे से भी अच्छे, चलो छोड़ो, ये जब तक आएगा नहीं ना तो इसकी मजा नहीं आएगी, ठीक है। तो कवर करेंगे उसको भी। आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस कि जिसमें प्रेशर हमेशा ही क्या रहे? प्रेशर हमेशा ही क्या रहे? कांस्टेंट। सर प्रेशर कहाँ आता है भाई? खिचड़ी बनाते कुकर में, मैंने सीखा है ना आपको, कुकर नहीं बोलने का, क्या बोलने का? प्रेशर कुकर। सब हम कब लेंगे? जब आपकी शादी होगा ना तो आपको मिलेगा, ससुराल वाले आपको दे देंगे प्रेशर कुकर। क्यों देंगे आपको? क्योंकि ये प्रेशर कुकर खिचड़ी बनाएगा। और जो आपको मिलेगी या मिलेगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, समझ रहे हो? शादी होते ही सर काम का प्रेशर, पैसे का प्रेशर, बीवी की कटकट का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। इसलिए ऐसे प्रेशर को हैंडल करने के लिए सीखिए PWV प्रेशर कुकर, ठीक है ना। हम ये सिखाएंगे आपको कि हाउ टू हैंडल द वाइफ्स प्रेशर,
आई बात समझ में? अब ये बीच में थर्मोडायनेमिक्स में बीवी आ गई, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ते, कौन सा प्रेशर? आइसोबारिक। जब खिचड़ी की जाएगी तो इसमें गैस बनेगा, ये गैस क्या लाएगा? इस ढक्कन पे, इस लीड पे, इस कवर पे क्या लाएगा? प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ये स्टीम है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? वेपरवा। और ये वेपरवा क्या देगा? प्रेशरवा। क्या देगा? प्रेशरवा। ये है प्रेशर। मानो अर्थ पे हम सब लोग इंसान हैं, देखो ये टैलेंटेड इंसान, जैसे कि मैं, ऐसा खुद को बोल देने का टैलेंटेड कभी। तो बताओ क्या प्रेशर अलग अलग है या सेम है? सेम। हमारे सर पे कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये, लेकिन ये थर्मोडायनामिक्स थोड़ी प्रेशर से, हम तो धूप में घूम रहे हैं, वो नहीं है। एक्चुअली वो भी है, जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे बॉडी से हीट क्या होती है? एक्सचेंज होती है। वैसे हम भी थर्मोडायनामिक प्रेशर के पार्ट में ही आते हैं। तो यहाँ अगर मैं खिचड़ी को बनाऊं, लेकिन ऐसी इतनी ही हीट रखूं, क्योंकि हीट देने से प्रेशर चेंज होगा। अगर आप गैस फुल करोगे तो ज़्यादा स्टीम बनेगी, ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो अगर मैं किसी तरह प्रेशर को बदलने ना दूं, जब खिचड़ी बन रही तो स्टार्टिंग में प्रेशर रखा हमने 1 atm, और जब तक खिचड़ी नहीं बनती ना तब तक भी हमने प्रेशर कितना बना के रखा? मेंटेन 1 atm। तो बताओ कितना प्रेशर बदला मैंने? बदला ही नहीं सर। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? थ्रू आउट द प्रोसेस फॉर मेकिंग दिस खिचड़ी वी मेंटेन कंटिन्यूअस सेम प्रेशर। सो इनिशियल प्रेशर इज ऑल्सो 1 atm, मिडल में भी 1 atm था और लास्ट तक भी कितना रहा? 1 atm। तो प्रेशर कितना बदला? डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। शुरुआत में भी 1 atm, लास्ट में भी 1 atm, तो टोटल चेंज इन प्रेशर 0। ऐसी प्रोसेस है जिसके करने के लिए आप प्रेशर को बदलते ही नहीं हो, प्रेशर को बदलते नहीं हो। ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलता जाता है? आइसोबारिक। आइसो मतलब सेम प्रेशर वाली। ऐसी प्रोसेस जिसमें आप प्रेशर को बिल्कुल नहीं बदलते, उसको क्या बोला जाता है? आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक। कोरिक का मतलब होता है रिलेटेड टू वॉल्यूम। क्या होता है? कोरिक का मतलब रिलेटेड टू वॉल्यूम। आइसो का मतलब होता है सेम, बदलेंगे नहीं। इन विच द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें हम सिस्टम का जो वॉल्यूम है, जिस भी चीज पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस वॉल्यूम को हम कभी भी बदलेंगे नहीं। ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हेडिंग लगाएंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस, ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें आग भी लगाई जाएगी लेकिन वॉल्यूम को बदला जाएगा नहीं। मतलब जितना लिक्विड, जितना सॉलिड या जो भी चीज या जितना गैस हमने एक्सपेरिमेंट के लिया गया है उतना ही रखेंगे। जैसे कि एक चेंबर में मैंने क्या रखा है? गैस। एक चेंबर में मैंने क्या रख दिया है? गैस। ये गैस डाल दिया यहाँ पे, और इस पे रख दिया है पिस्टन। क्या रख दिया है? पिस्टन। ब्लॉक पिस्टन सिस्टम सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो होली में आपको पता होगा, पिचकारी आती है, इसमें ये जो होता है ना, जिसके दबाने के बाद पानी आगे उड़ता है, तो ये जो सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक पिस्टन। सर और मजे वाला एग्जांपल, तो मानो कि एक बंदा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बुखार है और सो गया। डॉक्टर ने टचैक, अब बताओ इंजेक्शन तो अंदर चला गया, अब डालने के लिए दवाई अंदर क्या करना पड़ेगा? पिस्टन को दबाना पड़ेगा। गया डॉक्टर कॉटन लिया, हो गया पेशेंट। अच्छा, तो सोचो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो लोगों को चुभाने को मिलेगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो याद रखना कोई ना कोई डॉक्टर होगा जो आपको चुभाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम नहीं बदलोगे। क्या नहीं बदलोगे आप? वॉल्यूम। तो ये पिस्टन है, मानो इसको मैंने दबाया दबाया दबाया, ये वर्क का भी थोड़ा आ गया, इसमें दबाया तो ये गैस के मोलेक्यूल क्या आ गए? पास। और फिर अगर मैंने इसको हीट लगाई तो ये गैस के मोलेक्यूल एक्सपांड हो जाएंगे और इसको क्या कर देंगे? ऊपर भेज देंगे। अगर ऐसे भी प्रोसेस हो, जिसको हम इंजन में सीखते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल बाहर से न गैस लाएंगे न इस गैस को बाहर पास करेंगे, तो हम पहले जितना वॉल्यूम था फाइनल में भी उतना ही वॉल्यूम क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे। तो थ्रू आउट द प्रोसेस ना हम गैस को और ऐड कर रहे हैं ना गैस को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हम वॉल्यूम नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलेंगे? वॉल्यूम बदलने वाले नहीं है। आई बात समझ में? ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक, आइडिया मत बोलना, एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच
द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज द हीट विथ सराउंडिंग, दैट इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो हीट इंटर और नो हीट लीव्स, इसको क्या बोला जाता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। और इसके ऊपर ही हमारे बहुत सारे टॉपिक डिपेंड होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर। आई बात समझ में? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको? एडियाबेटिक प्रोसेस में नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी। सर कौन सी? थर्मल फ्लास्क। प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन मानते हैं। थर्मल फ्लास्क, ऊपर से एक मेटल का लेयर होता है, फिर से अंदर एक मेटल का लेयर होता है जिसके अंदर हम चाय या जो भी चीज़ रखते हैं, और इसके बीच में कौन सा मटेरियल डाल दिया जाता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल? नॉन कंडक्टिंग। अगर ये मेटल का रॉड होता है, ये पेन क्या होता है? मेटल का रॉड। अगर मैं यहाँ से हीट लगाता तो इसके जो एटम है ना वो कंडक्टिंग नेचर बताते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है। हु इज मेटल? मेटल कौन है? जिसकी लास्ट शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, शेल। तो भाई ये किसका काम करते हैं? कंडक्टर का। सर एक कंडक्ट करना मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? वाहक। क्या बोलते हैं इसको? वाहक। किसको बहा के ले जाता है? ऊर्जा को। ऊर्जा मतलब एनर्जी। भाई वाहक मतलब काम करना पड़ेगा ना, काम कौन करेगा? भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के लिए। अगर मानो ये लकड़ी से बना हुआ है, वुडन पेंसिल है, वुड का है, अगर मैं आग लगा दूं तो खुद जल जाएगा, लेकिन मुझे चटका लगेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कौन होते हैं? जिनके लास्ट शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, 6, 7, 8। तो हमारे ये बेसिक यहां से निकलने चाहिए। तो यहां कौन सा मटेरियल डाल दिया मैंने? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में आप प्लास्टिक ले सकते हो, वुड ले सकते हो, फोम शीट ले सकते हो, ठीक है। अगर यह चाय यहां लग भी जाए, ये मानो लाल लाल चाय, तो लाल चाय इस मेटल के साथ हीट ट्रांसफर करेगी, मेटल को बोलेगी कि मेरी हीट ले और ट्रांसफर कर दे। लेकिन उसके बाद अंदर कौन सा मटेरियल भरा पड़ा है? तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोलता है नहीं नहीं, हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि हम नॉन कंडक्टिंग है, हमें काम की जरूरत नहीं। क्यों? वो बोलेगा 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। आई बात समझ? मैं अगर किसी करोड़पति को, टाटा बिरला को, एकदम बड़े बड़े आदमी को फोन कर दूं कि हाँ हमारे क्लास में मुझे बहुत बढ़िया टीचर चाहिए, 2 लाख 3 लाख 10 लाख सैलरी, बोलेगी जरूरत ही नहीं भाई, ऐसा तो हम रोज मंदिर में बांट देते हैं। इसका मतलब क्या है? चाय हीट ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन ये कौन सा मटेरियल है? नॉन कंडक्टिंग। वो हीट ले ही नहीं रहा है। तो अब बताओ हीट जाएगी कहाँ? जाएगी ही नहीं। तो हीट कहाँ रहेगी? अंदर के अंदर। तो ये कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल। सर प्रैक्टिकली हो जाता है। प्रैक्टिकली 100% ये प्रोसेस होती नहीं, आइसोथर्मल चीजें है ही नहीं। यही तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। आप फ्रिज जो लेते हो, फ्रिज में आप क्या चाहते हो? जितना ठंडापन, कोल्डनेस, जितना कोल्डनेस अंदर है, तो क्या कोल्डनेस बाहर भी आ जाता है? ये जो उसकी बाहर की वॉल होती है, यहाँ भी ठंडा ठंडा लगता है? नहीं, लगेगा ही नहीं। इसका मतलब अंदर का जो हीट है, ठंडापन है, वो कहाँ रहना चाहिए? अंदर ही। लेकिन सर वो फिर चालू क्यों? अरे भाई जब हम खोलेंगे तो उसमें थोड़ी सी हीट बाहर क्या हो जाएगी? बाईपास हो जाएगी। लेकिन अगर क्लोज है तो 98% 70% जो भी उसका रहेगा वैल्यू कंपनी वाइज, वो क्या रहेगा? अपनी एनर्जी को कहाँ बचाने की कोशिश करेगा? अंदर के अंदर। तो ये वो सिस्टम है, इनको डेवलप करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में ये लगता है। तो चलो 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। फर्स्ट अपना जो प्रोसीजर होता है, डिटेल में बहुत पढ़ना है, पहले लेक्चर में तो इतना ही बेसिक है, ठीक है। पहला है आइसोथर्मल। आइसो मतलब बदलेगा नहीं, कि डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा? 0। मतलब प्रोसेस चलती रहेगी, टेम्परेचर बदलने का नहीं। जितना शुरुआत में था उतना ही रखना। 0 का मतलब टेम्परेचर 0 नहीं। अगर स्टार्टिंग में कोई प्रोसेस 200 डिग्री पे हो रही है तो लास्ट तक भी कितना मेंटेन रखना? 200। सो T2 भी 200, T1 भी 200, T2 माइनस T1 0। प्रेशर भी सेम है, स्टार्टिंग में जितना प्रेशर था उतना ही आप लास्ट तक रखना। प्रेशर आने से ही कुछ प्रोसेस होती है, जब तक प्रेशर नहीं आता है तब तक कुछ प्रोसेस होती नहीं है। जैसे मोल्डिंग की चीज़ें बनाना, टप, बकेट, ये प्लास्टिक की चीज़ है। बकेट कोई ज़मीन के अंदर से नहीं निकाली, प्लास्टिक का लिक्विड था, उसको प्रेस किया गया कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पे और वो बन गई। तो हो सकता है प्रेशर को क्या रखा जाए? कांस्टेंट, फिक्स थ्रू आउट द प्रोसेस। तो भी क्या होता है? आइसोबारिक। आइसोकोरिक, कोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर नहीं बदलेंगे पूरी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में तो ये होगा। व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस? चाय बनाना इट्सेल्फ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? अगर हमें अर्जेंट चाय बनानी तो मम्मी क्या करती है? गैस को कभी फुल करती है, कभी कम करती है। तो मम्मी ने क्या आइसोथर्मल की? नहीं, प्रोसेस में क्या किया? टेम्परेचर को बदला, तो आइसोथर्मल नहीं है।
अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं तभी हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। लेकिन फिर भी आइसोथर्मल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हीट यहाँ से भी निकल रही है, स्टीम हो रही है, उसमें से भी निकल रही है, तो परफेक्ट आइसोथर्मल नहीं होता। ठीक है, तो आइसोथर्मल, आइडिया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और लास्ट आता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें ना हीट हम बाहर से लेते हैं ना बाहर वाले को देते हैं, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड द लास्ट वन आज के लेक्चर के लिए यहाँ रोकेंगे, लास्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। हेडिंग लगाना है साइक्लिक प्रोसेस। इट इज द वन इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अ नंबर ऑफ रिएक्शन। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, वापिस वापिस वही प्रोसेस क्या होने वाली है, रिवाइज। इट इज द वन इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द नंबर ऑफ रिएक्शन। फॉर सच प्रोसेस डेल्टा यू इज 0, जिसके लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, 0, एंड चेंज इन एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, 0। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ भी पूछा जाता है बहुत बार, जिसमें एक प्रोसेस कंप्लीट होती है और फिर से वापस रिटर्न आती है, फिर से पूरी होती है और फिर से रिटर्न आती है। वो क्या करती है, अपनी स्टेट को बार बार बदलती है, लेकिन उसमें उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। अगर आपको ये सीईटी में सवाल आ जाए, ये सीईटी में सवाल आया, विच अमोंग द फॉलोइंग represent साइक्लिक प्रोसेस। नीचे दिए गए में से कौन से ऑप्शन में साइक्लिक प्रोसेस लग रहा है, डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, बी डेल्टा यू इज ऑल्सो 0 एंड डेल्टा एच इज ऑल्सो 0, सी ऑप्शन डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ दिस। भाई बी ऑप्शन टिक करना। आगे और पढ़ने को मिलने वाला है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे। डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0, और डेल्टा एच भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाने जाएंगे, लेक्चर में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। फिर यहाँ पर डिटेल बात करेंगे कि डेल्टा यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, पी वी, प्रेशर, वॉल्यूम, इस पर क्या इफेक्ट होते हैं, गैसीय स्टेट में क्या इफेक्ट होते हैं, इसके रिलेशंस कहते हैं, ये देखेंगे। ये ग्राफ आपको बहुत हेल्प करता है। देखो, जब प्रेशर बढ़ेगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगी। आइसोथर्मल में क्या नहीं चेंज करना है, टेम्परेचर, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज कर सकते हैं ना। और जो हमारे स्टेट फंक्शन है उसमें 4 तो चीज़ें आएगी, वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। अगर आप दूध को या पानी को किसी फिक्स टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो, मानो चाय बना रहे हो, टेम्परेचर नहीं बदला, तो चाय वही रहेगी या थोड़ी थोड़ी ऊपर भी आएगी, वही मैं बोल रहा हूँ। टेम्परेचर नहीं बदलना है, वॉल्यूम बदल सकते हो, प्रेशर बदल सकते हो, यही बात तो समझनी। एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर जब बढ़ेगा तो प्रेशर की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी क्या होने लग जाएगा, कम। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली कम। ये रुमाल है, ऐसा है, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप क्या बोलोगे, सर ने प्रेशर देना क्या कर दिया, कम। मैं प्रेशर घटाया तो आकार बढ़ गया, और प्रेशर दिया तो आकार क्या हो गया, कम। ठीक है, सो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए, मेरा भी और आपका भी, आपने पेशेंटली सुना। ओके, थैंक यू सो मच।